बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से अयोध्या दर्शन के लिए एक स्पेशल ट्रेन को रवाना किया गया। इस स्पेशल ट्रेन को सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम ने सभी को शुभकामनाएं भी दी। अयोध्या के लिए रवाना हो रही है, मैं उसके लिए आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ और आपको प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये हमको ट्रेन देकर हमारे सभी राम भक्तों को अयोध्या जाने का अवसर मिला है। इस ट्रेन के संचालन से हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, कुमाऊं, गढ़वाल बहुत सारे हमारे राम भक्तों को आने वाले समय में सहूलियत मिलने वाली है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि ये अवसर बहुत संघर्षों के बाद आया है। इसके लिए लंबा संघर्ष हुआ है, लेकिन अब उस संघर्ष का प्रतिफल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार में राम मंदिर के रूप में, नए राम मंदिर के रूप में हम सबको मिला है। और राम मंदिर के लिए जो आंदोलन चलाया गया था, वो आंदोलन अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था और संकल्प भी था, जिनके त्याग, बलिदान और संघर्षों से वर्षों पुराना। हरिद्वार में गांव चलो अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल रहे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि बीजेपी के गांव चलो अभियान के अंतर्गत बीजेपी नेता गांव-गांव जाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाने का काम करेंगे। तो हमें गांव-गांव तक पहुंचना है, क्योंकि अगर हमारे देश की आत्मा कहीं बसती है तो वो स्थान कोई और नहीं, वो स्थान हमारा गांव है। ग्राम सभा है, ग्राम पंचायतें हैं या ग्राम सभा में रहने वाला जन मन है, उस तक हमको पहुंचना है। हमें प्रत्येक गांव के हर एक बूथ तक पहुंचना है और हर एक बूथ पर रहने वाले हर एक व्यक्ति तक पहुंचना है, हर एक घर तक पहुंचना है। उत्तराखंड में एक बार फिर यूसीसी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में यूसीसी लागू करने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में यूसीसी को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूसीसी के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसने अपना काम पूरा कर लिया है। कमेटी 2 फरवरी को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद मामले पहले मंत्रिमंडल और फिर विधानसभा में यूसीसी का प्रस्ताव लाया जाएगा। वहीं इसको लेकर सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। यूसीसी हमारा इस विधानसभा का जो चुनाव 2022 में उत्तराखंड का था, उसमें हमारा संकल्प था, देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने ये अपना संकल्प रखा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया और हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे। उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। यूसीसी को लेकर प्रदेश में 2 धड़े बढ़ चुके हैं। एक पक्ष कांग्रेस का है जो यूसीसी के खिलाफ है, तो दूसरा पक्ष सत्ताधारी दल बीजेपी का है, जो जाहिर तौर पर इस कानून के पक्ष में है। अब इन समीकरणों को लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है, जहां एक और कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने यूसीसी को पैसों की बर्बादी बताया, तो कांग्रेस के ही एक और नेता भुवन कापड़ी ने सरकार की इच्छा शक्ति पर ही सवाल खड़े कर दिए। हालांकि पलटवार करते हुए बीजेपी की तरफ से भी बयान सामने आया, जिसमें विनोद चमोली ने इस फैसले को संविधान सम्मत बताया है। विधानसभा का सत्र बुलाकर उसे पारित करवाना, ये राज्य सरकार की फिजूल खर्ची का और बड़ा उदाहरण है। कॉमन सिविल कोड का मतलब है जो सारे देश के अंदर, उसका अर्थ ही है जो यूनिफॉर्मली लागू हो, सारे देश के अंदर लागू हो। और ये काम केवल केंद्रीय सरकार के कानून के जरिए हो सकता है।
अब उत्तराखंड का जो कानून है उत्तराखंड की बाउंड्री से बाहर भी लागू नहीं होगा। ये उत्तराखंड को एक टेस्टिंग ग्राउंड बना करके ताकि प्रचारात्मक फायदा लिया जा सके, जो ये प्रयास हो रहा है, लोग इस खेल को समझते हैं। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, बेगानी शादी में शादी होनी है केंद्र सरकार के गृह मंत्री जी की, और उसमें अब्दुल्ला साहब दीवाने हो रहे हैं, हमारे धामी जी दीवाने हो रहे हैं, कह रहे हैं हमने यूसीसी बना दिया, यूसीसी बना दिया। तो कॉमन सिविल कोड की जो भावना है, अलग अलग राज्यों में खंड खंड में थोड़ी कानून बनेगा। आप तो बेसिक कंसेप्ट पर हमला कर रहे हैं उसका जो है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार के लोगों से ये कहूंगा कि यूसीसी का असली मतलब क्या समझ रहे हैं आप? समान नागरिक संहिता कानून जो नाम है, नाम के सार्थक ड्राफ्ट बना रही है सरकार, या सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए? पहले कहते थे लोकपाल लाएंगे, लोकपाल लाएंगे, मजबूत लोकपाल लाएंगे, कहां है वो लोकपाल? अब कह रहे हैं हम यूसीसी लाएंगे, यूसीसी लाएंगे। यूसीसी का जो शब्द है उसका सार्थक अर्थ और ड्राफ्ट तैयार कर पा रही है सरकार? जब सरकार ड्राफ्ट तैयार करेगी, लाएगी, तो उसके बाद चर्चा करेंगे। देखिए, यूसीसी पर उत्तराखंड राज्य पायनियर राज्य घोषित होगा, क्योंकि 2 तारीख को रिपोर्ट सबमिट हो रही है, 5 तारीख से हम लोगों ने सदन बुला दिया है, तो निश्चित तौर पर सदन में इसी सत्र में यूसीसी का प्रस्ताव पास हो जाएगा और ये एक इतिहास भी बनेगा और एक एग्जाम्पल भी सेट होगा पूरे देश के लिए। और संविधान सम्मत यूसीसी का निर्णय ये बहुत पहले से हम लोगों ने लिया हुआ है। तमाम कठिनाइयाँ थी, वो कठिनाइयाँ दूर हुई है और मैं समझता हूँ जल्दी इस पर हम लोग इसको आगे लाकर पूरे देश को एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। देहरादून के कोलागढ़ स्थित जीजीआईसी कॉलेज में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के साथ ही शिक्षा विभाग के डीजी बंशीधर तिवारी भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से छात्र छात्राओं को परीक्षा में तनाव न लेने के बारे में टिप्स भी दिए। पहलुओं को इसमें समाहित किया गया है, तो 5 बच्चों के लिए सारे जितने भी देखिए, हमारे राज्य से 1,40,000 से ज़्यादा बच्चों ने परीक्षा पे चर्चा का आज रजिस्ट्रेशन किया था और 15,000 से ज़्यादा टीचरों ने आज रजिस्ट्रेशन किया था और 4,000 से ज़्यादा अभिभावकों ने इसमें आज रजिस्ट्रेशन किया था। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हजारों स्कूलों में कार्यक्रम किया गया, लाखों बच्चों ने हमारे राज्य में इस कार्यक्रम को देखा है। प्रधानमंत्री जी हर साल की भांति इस साल भी लगभग 2.25 घंटे बच्चों के साथ रहे हैं। कई बच्चों के प्रश्न थे, उनका उन्होंने उत्तर दिया। हमारे उत्तराखंड का भी सौभाग्य था कि हमारे यहाँ के बच्चे ने भी प्रश्न पूछा है। और बड़ी बात है कि शिक्षा विभाग के जो आंकड़े बताते हैं कि जब से परीक्षा पे चर्चा का अभियान शुरू है, लगभग 10% रिजल्ट पूरे देश का अच्छा रहा है। हमारे राज्य में भी अब हम जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में बच्चा परीक्षा देता है, 2 विषयों में हमने अंक सुधार का जो निर्णय लिया था, उसमें 10% रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो आज बच्चों के प्रति उन्होंने आज जो जितनी बातें बोली और बच्चों ने जो क्वेश्चन प्रधानमंत्री जी से पूछे हैं, आज करोड़ों बच्चों ने उसको आत्मसात भी किया है। मुख्यमंत्री जी आज हमारे कार्यक्रम में आए थे। उत्तराखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी बगुल फूंक दिया है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने देहरादून में आयोजित विराट कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में कांग्रेस के हेलीकॉप्टर तक को उतरने की इजाजत नहीं दी जा रही। बीजेपी सरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी भगवान विष्णु के 11वें अवतार बनना चाहते हैं, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अगर प्रधानमंत्री को विष्णु का अवतार मान लिया है तो ये बहुत अच्छी बात है, हम उनका सम्मान और स्वागत करते हैं। सब सुबह उठते ही आप भगवान का, राम का फोटो नहीं देते या अपने धर्म के जितने भी गुरुज हैं उनकी फोटो, उनका क्या बोलते चेहरा आप नहीं देखेंगे। टीवी लगाए कि मोदी का चेहरा देखेंगे आप, भगवान का नहीं। और उसीलिए वो आगे
ये प्लान कर रहे हैं कि मैं भी एक 10वें अवतार में, विष्णु के 10 अवतार ना, हाँ कितने हैं भाई? अरे तुम ही लोग समझते हैं, हम तो गुलबर्गा दक्कन में रहने वाले कर्नाटक के। 10 अवतार में अब 11वां अवतार बनने के लिए निकले हैं। अरे भाई, हर आदमी को आस्था है, हर आदमी, लेकिन राज्य अलग होता है, धर्म अलग होता है। धर्म की जगह धर्म होती है और राज की जगह, राज करने की जगह राजा अलग होता है। भाई खड़गे जी ने विष्णु का अवतार मान लिया तो बहुत अच्छी बात है, हम उसका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर टिहरी विस्थापितों की समस्या का मुद्दा उठाया। हरीश रावत ने कहा कि 42 वर्षों बाद भी लोगों को उनका भूमिधर अधिकार नहीं मिला है। उन्होंने वन विभाग की ओर से कराए गए सर्वेक्षण और उसके निष्कर्ष को वापस लिए जाने की मांग उठाई है। हरदा ने कहा कि टिहरी विस्थापितों को न्याय नहीं मिला तो वह आगामी 1 फरवरी को गांधी पार्क में 1 घंटे का मौन उपवास रखकर अपना विरोध जाहिर करेंगे। देखिए, टिहरी का देश के लिए और उत्तराखंड के लिए अभूतपूर्व त्याग है और अभूतपूर्व योगदान है। उसमें हमारे विस्थापित भाइयों से जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ मामलों में आदेश हैं, उन आदेशों का भी पालन नहीं हो रहा है। उसमें एक लेटेस्ट आदेश 2013 का है, उसका भी पालन नहीं हो रहा है। अब एक मांग नहीं बल्कि ये हमारा कर्तव्य था राज्य का। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी की ओर से मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान आगामी चुनावों के मद्देनजर मूल मंत्र तैयार किया जाएगा। निश्चित रूप से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे जो भी प्रकल्प हैं, विभाग हैं, सभी पूरी तरह से कमर कस चुके हैं और इसी के तहत हमारे भारतीय जनता पार्टी की एक प्रदेश मीडिया कार्यशाला का कल देहरादून में आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे जिले के सभी मीडिया प्रभारी, हमारे मोर्चों के सभी मीडिया की टीम और हमारे प्रदेश की मीडिया टीम उसमें भाग लेंगी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में महिला वोटरों को साधने की तैयारी कर रही है। दरअसल प्रदेश में बीजेपी की ओर से शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें महिला वोटरों को साधने का प्रयास भी किया जाना है। देखिए, शक्ति बंधन जो हमारा जो कार्यक्रम है उसकी जो कार्यशालाएं हैं पूरे उत्तराखंड में जिला स्तर पर आयोजित की जा रही हैं। प्रदेश स्तर पर इसकी कार्यशाला हो चुकी है। इसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, महामंत्री संगठन और हमारे जो मंत्रीगण इसमें उपस्थित रहे। इसी प्रकार से इसी योजना के तहत गाँव में जो हमारे जिले हैं वहाँ पे ये कार्यशालाएं की जाएंगी। अभी प्रथम जो हमारा जो है जिले पे फोकस है। जिले में हमारे जितने भी स्वयं सहायता समूह हैं उसकी बहनें आएंगी, साथ में एनजीओ जो हमारे चला रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे बहुत सारे हमसे जो जुड़े हुए हैं उनके साथ और अपने पदाधिकारियों के साथ एक बृहद स्तर पर ये जो है विधानसभा स्तर पर भी ये कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। कई पूर्व सैनिकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। करीब 55 पूर्व सैनिकों ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह बिष्ट की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। वहीं इस मौके पर गोविंद सिंह बिष्ट ने कहा कि बीजेपी की नीतियों, कार्यप्रणाली से सैनिक काफी प्रभावित हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी की सराहना की है। आप लोगों को एक बात यह बताना चाहता हूं कि शायद एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें किसी अप्रोच का सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नहीं तो मुझ जैसा आदमी, जब देहरादून से आदेश आया कि मेजर रौतेला का सह संयोजक बनाया जाता है, मेरे लिए किसी का कॉल आया
कि बधाई हो। जब मैंने उससे पूछा क्या हुआ तो उसने कहा कि साहब आपको सह संयोजक बनाया गया है, और ये बातें हमें तक पता नहीं थी। इसलिए ये पता चलता है कि बिना जान, बिना पहचान के, बिना किसी अप्रोच के, और वो लेकिन काम ग्राउंड में देखते हैं। मैं इतने 2008 से मैं पूर्व सैनिक और इस समाज के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का तो जहाँ तक सवाल है, हम लोग जब शोभन सिंह जीना जी हुआ करते थे, जनसंघ हुआ करता था, और वो टिन के उस गोल उसमें दीपक का निशान था, तब से हम लोग इस विचारधारा से थे। और फिर सबसे जितने भी पूर्व सैनिक यहाँ पर आए हैं सब राष्ट्रीय विचारधारा के लोग हैं। देश की रक्षा हमारा निजी हित से ज़्यादा राष्ट्र हित ज़्यादा है। और खासकर भले ही भाई साहब पूछ रहे थे कि वो आरोपी अभी ठीक फॉर्म में आ जाएगा, ये केवल लोकसभा के मद्देनजर भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपना परिवार बढ़ाना है, अपना आधार बढ़ाना है, अपना संपर्क बढ़ाना है। और जो पूर्व सैनिक लोग हैं ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। अधिकांश लोग जहां देश की ईमानदारी से सेवा करते हैं और देश की रक्षा करते हैं, आज ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए तो भारतीय जनता पार्टी का परिवार भी बढ़ गया और आधार भी बढ़ गया। लोकसभा चुनावों से पहले प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र के चलते लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगता नजर आया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र रावत अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान करण माहरा की प्रतिक्रिया सामने आई और उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। देखिए, बीजेपी के पास ट्रेंड लोग नहीं है और 2 बार की कैबिनेट में आधे से ज्यादा मंत्री कांग्रेस बैकग्राउंड के हैं, तो उनको भाई शासन चलाना तो बीजेपी को आता नहीं है, लगातार फेल हो रहे हैं। तो अब वो चाहते हैं कि कांग्रेस के कुछ ट्रेंड लोग आ जाएं। और अब इसमें ये भी देखना कि जो बीजेपी का कैडर है, जो पैदा होने से उनके लिए काम कर रहा है, जो बचपन से उनके संग लगा हुआ है, वो इनको कितना स्वीकार करता है। जो हमारे यहाँ से मंत्री गए थे उनके हालात क्या है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। विकासनगर से अगली खबर सामने। विकासनगर से आपको बता दें, कांग्रेस विकासनगर पार्टी के दिग्गज नेता नीरज अग्रवाल के साथ कई कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इस दौरान अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ, जिससे प्रभावित होकर कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आकर्षण और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 10 साल में डिलीवर किया डेवलपमेंट के एजेंडे पर, राष्ट्र के मान और सम्मान को पूरे दुनिया में उसका डंका बजाने के लिए, और जिस प्रकार से आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत है, चहुमुखी विकास के रास्ते पर तेज रफ्तार से भारत दौड़ रहा है, और जिस प्रकार से 500 साल की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर के उसमें प्रभु श्री राम विराजमान हुए हैं, इन सब चीजों के आगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रियता की एक प्रकार से सुनामी है। और देश की 140 करोड़ देश के जनता कह रही है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के जन्मदिन को बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत विधानसभा में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मसूरी टाउन हॉल में गरीब और निर्मल लोगों के लिए सर्दी से बचने के लिए कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों को कंबल वितरित किए गए। सेवा सप्ताह के रूप में यहाँ पर कंबल वितरित किए जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, माननीय मंत्री गणेश जोशी जी को सर्वप्रथम मैं उनके जन्मदिन के लिए आज बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं, और मैं मसूरी मंडल को भी बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि जिनके द्वारा इतना सुंदर ये कार्यक्रम सेवा सप्ताह के रूप में आज मनाया जा रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में मातृशक्ति उपस्थित है, और मैं सर्वप्रथम इसके साथ साथ मसूरी की देवतुल्य जनता को भी बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्हें एक ऐसे विधायक के रूप में एक भाई, एक बेटा, एक घर का व्यक्ति मिला है जो रात दिन उनकी चिंता करते हैं, जो उनकी सर्दी की, जो उनकी रहने की, जो उनकी खाने की, हर एक चीज़ की वो चिंता अपनी माताओं बहनों का करने का काम करते हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।